चलिए लिखिए जरा माइकोप्लाज्मा में। देखिए माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति रहित जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित जीव होते हैं। ठीक है, लिखते जाइए। लिखिए माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित का मतलब जिसके पास कोई कोशिका भित्ति न हो, वो है कोशिका भित्ति रहित जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। बच्चों प्रोकैरियोटिक होने से क्या अभिप्राय है? प्रोकैरियोटिक होने से क्या अभिप्राय? प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जिसके न्यूक्लियस पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। समझ में आ रही गुड़िया बात आप सबको? यस सर। चलिए इसी में लिखिए सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव पीपीएलओ है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कह रहे हैं माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है। दूसरे कलर की पेन से लिखेंगे पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो PLEURO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये एग्जाम में पूछता है, इसे याद रखिएगा। प्लूरो PLEURO न्यूमोनिया PNEUMONIA LIKE लाइक ORGANISM प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नोट कर लीजिए। ठीक, अब कुछ माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोगों के नाम नोट करिए। इतना ही लिखना था, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था, बस ये लिख लीजिए कुछ माइकोप्लाज्मा से होने वाले कुछ रोग। हेडिंग लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा से होने वाले कुछ रोग। देखते हैं कैसे कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम या माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम। इसमें पहला नंबर ऐसे डालिएगा, लिखिएगा माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम। बेटा वैज्ञानिक नाम अंडरलाइन करना नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो गलत कट जाएगा अपना। आता हुआ क्वेश्चन लिखने के बावजूद गलत कटेगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। इससे श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इससे श्वसन संबंधी रोग होते हैं। दूसरा नोट कर लीजिए
माइकोप्लाज्मा एल्गैक्टिया। अब अगर एक बार माइकोप्लाज्मा लिख चुके हैं तो दोबारा माइकोप्लाज्मा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एम लगा के डॉट लगा सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब कब काम करेगा बच्चों? जब जब पूरे पेज में कहीं भी एक बार आपने पूरा माइकोप्लाज्मा वेरियम पूरा लिख दिया है, माइकोप्लाज्मा तो आपने लिख दिया, अब आप एम लगा करके लिख सकते हैं। इससे पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ पहले इसकी चर्चा हुई है, ये वही है, माइकोप्लाज्मा ही है। माइकोप्लाज्मा एल्गैक्टिकम या एल्गैक्टिया, एल्गैक्टिया, माइकोप्लाज्मा एल गैलेक्टिया, सॉरी, माइकोप्लाज्मा एल गैलेक्टिया लिखा, एल गैलेक्टिका, ELGA गैलेक्टिका या गैलेक्टिया, हाँ अब सही है, एल गैलेक्टिया, गैलेक्टिया। ये कराता है भेड़ और बकरी में एल्गैक्टिया रोग, एल्गैक्टिया रोग। भेड़ तथा बकरी में एल गैलेक्टिया, गैलेक्टिया रोग कराता है। गैलेक्टिया रोग कराता है, ठीक है। अब पौधों में होने वाला रोग बंची टापा पपाया, बहुत फेमस डिजीज है बच्चों, जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और जो आपसे कंपटीशन में पूछेगा ज्यादातर केस में प्लांट में होने वाले रोग के बारे में पूछेगा, जैसे बंची टापा पपाया कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, तो पौधों में होने वाले रोग। चलिए रोग तो लिख ही दिए है ना, कोई बात नहीं, तीसरे नंबर पे डाल के लिख दीजिए बंची टापा पपाया, बंची टॉप डिजीज, पपीता में होने वाला बंची टॉप रोग कौन करता है? तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा करता है। ठीक है, अब चौथा लिखेंगे हम लोग लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन में छोटी पत्ती रोग। सर ये पौधों के रोग हैं। हाँ बेटा, ब्रिंजल तो पौधा ही है ना, देखो बैगन है, पपाया है, ये सब पौधों में, ये जो दो लिखे हुए हैं ब्लैक कलर से, ये ब्रिंजल पपाया ये सब क्या हैं? पौधे हैं, उसमें होने वाले रोग हैं। लिटिल लीफ ऑफ यस ब्रिंजल। सर। हाँ बेटा बोलो, बताइए क्या कह रही हैं आप? बोलिए, कुछ कह रही हैं? सर ये सर ये लिटिल LEAF लिखा है कि T लिखा है? LEAF बेटा, लीफ, लीफ, लीफ मैंने पत्ती। सर लेटर थोड़ी दूर दूर समझ आते। अच्छा बेटा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, आगे चलें। यस सर। अच्छा, पांचवा लिखते हैं, सैंडल स्पाइक डिजीज। क्या है? चंदन की पत्ती में जो रोग होता है उसे बोलते हैं सैंडल स्पाइक डिजीज, काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब स्पेलिंग दिख रही है?
क्यों, स्पेलिंग दिखाई दे रही है? यस सर। चल, हाँ सर देख रहे हैं। इसी के साथ समाप्त हो जाता है हमारा ये पूरा चैप्टर। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना दूसरा चैप्टर आ जाएगा मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जगत। आइए चलते हैं प्रोटिस्टा जगत पर। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर सेकंड चैप्टर बेटा 4। हाँ, फोर्थ कहना गलत होगा। क्या है ना कि सेकंड चैप्टर में छोटे छोटे खंड बना दिए गए थे, तो हमने क्या किया कि डिटेल पढ़ाने के लिए छोटे छोटे से काम नहीं चलेगा बच्चों। जब भी एग्जाम में अपने बोर्ड परीक्षा में तो ठीक है थोड़ा बहुत पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में ये बहुत डिटेल से पूछा जाता है। तो मैंने सबको एक एक चैप्टर के नाम से बनाया है, ठीक है। तो अब ध्यान दिया जाए तो चल तो रहा है दूसरा ही चैप्टर, लेकिन हमने उसको खोल दिया है थोड़ा, तो अब वो तीसरा हो गया था तो ये चौथा चैप्टर हो गया, ठीक है। किंगडम मोनेरा तीसरा हो गया, तो अब ये चौथा चैप्टर हो गया, ठीक है। सबको क्लियर है ना? क्लियर है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी थी, ठीक। लिखो बच्चों लिखो। इसमें जानते हो अब मोनेरा में किसको सम्मिलित किया गया था? एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को। इसमें किसको सम्मिलित किया जाएगा? एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को, तथा वो जलीय भी हैं, ज्यादातर इसमें से जलीय हैं। लिख लीजिए। इसमें एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। बच्चों ये जो प्रोटिस्टा शब्द है, शब्द प्रोटिस्टा है, उसे अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ई हेकल ने दिया था। ई हेकल ने सबसे पहले दिया था। प्रोटिस्टा शब्द, रुक जाओ, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग ई.एच. हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ई हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया। लिख लिया आप लोग, सब लोगों ने यहां तक? यस सर। बच्चों जब वर्गीकरण किया जा रहा था तो इसमें कुछ स्वपोषी जीवों को रख दिया गया, फिर जैसे जैसे खोजी कुछ परपोषी जीवों को रख दिया गया, मतलब ऐसे जीव जो स्वयं खाना बनाए, स्वपोषी जीवों को भी इसमें रखा गया है। कुछ ऐसे जीवों को रख दिया गया जो परपोषी हैं, ठीक। तो फिर अचानक से एक वैज्ञानिकों ने इसको, एक वैज्ञानिक का समूह था जिसने इसको कह दिया कि ये जो है क्लासिफिकेशन का कूड़ेदान है। क्लासिफिकेशन का कूड़ेदान है, मतलब
जिसको कहीं जगह नहीं मिली वो प्रोटिस्टा जगत में रख दिया जाता है, जिसको कहीं जगह नहीं मिली उसको प्रोटिस्टा जगत में रख दिया जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप को प्रोटिस्टा जगत को गार्बेज यार्ड और डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। नोट करिए, ये पढ़ाई से नहीं लेकिन हाँ मजेदार चीज है, इसको याद रखना चाहिए अपने जीवन में हम लोगों को। प्रोटिस्टा जगत को क्लासिफिकेशन सिस्टम का कूड़ेदान भी कहा जाता है। स्टार लगा के कहीं ऊपर लिख दीजिए बच्चों, कॉपी के ऊपर लिखिएगा, यहां मत लिखिएगा, कॉपी के ऊपर लिख दीजिएगा। क्या प्रोटिस्टा जगत को गार्बेज बैग, गार्बेज का मतलब कूड़ा, गार्बेज बैग ऑब्लिक लगा लीजिएगा या डस्टबिन ऑफ द क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, गार्बेज बैग भी कहा जाता है। चलें आगे लिखें, हो गया सबका? यस सर। बच्चों अब हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जंतुओं या जीवों का किस प्रकार से गति होती है, कैसे प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीव चलते हैं। ठीक है, या हेडिंग में ऐसे कह दें कि लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट्स। ठीक, प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीवों में कैसे प्रचलन होता है या गति होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट। तो हेडिंग आएगी लोकोमोशन हिंदी में लिखिएगा प्रोटिस्टा जगत में चलन या प्रोटिस्ट में प्रचलन। प्रोटिस्ट में प्रचलन दिखाई दे रहा है ना बच्चों? बच्चों पहले एक ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का हम लोग बना लेंगे। इसमें जो पहला प्रचलन होगा कशाभिकाओं के द्वारा, जिसे हम लोग फ्लैजिला बोलेंगे। FLAGELLA फ्लैजिला। फ्लैजिला के द्वारा होगा पहला, हिंदी में बोलेंगे कशाभिका। दूसरा होगा पश्चिमाभिकाओं के द्वारा, जिसे बोलते हैं सीलिया। पश्चिमाभिकाओं। CILLIA। सर हाँ बेटा, ये 3 है। क्या बोलिए? कशाभिका और कचविविका, ये फ्लो चार्ट में ये 3 है। क्या है फ्लो चार्ट में, क्या है ये? नहीं सर। नहीं बोलो बोलो, क्या कह रही हो, क्या कहना क्या चाह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा था, जोर से बोलो तो सुनाई दे मुझे। ये कशाभिका और आप एक और लिख रहे हो, ये 3 है। हाँ बेटा, एक होगी फ्लैजिला, दूसरी होगी सीलिया और तीसरी होगी कूटपाद, यानी कि उसे क्या कहते हैं, कूटपाद को कहते हैं फॉल्स फुट या सीडोपोडिया। 3 होगी, फ्लैजिला, सीलिया और सीडोपोडिया।
3 होगा। क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछना है आपका? कुछ नहीं सर, ऐसे लिख रहे थे तो। हाँ बेटा, 3 होगा ऐसे। ठीक है, इसको सीलिया को बोलेंगे पश्चमाभिका। पश्चमाभिका, ठीक है। थोड़ा हिंदी कठिन हो जाती है जब उसे रूपांतरित किया जाता है, तो सीलिया आसान दिख रही है, पश्चमाभिका याद करना मुझे लगता है कठिन होगा आप सबके लिए, है कि नहीं? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, DIA है बेटा, ये DIA है, स्यूडोपोडिया। इसको कहते हैं कूटपाद। अब एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे हम लोग। हेडिंग लिखिएगा, स्यूडो, पहले फ्लैजिला या कसाभिका, फ्लैजिला या कसाभिका। बच्चों, चाबुक देखा है आप लोगों ने? चाबुक पिक्चरों में देखा है आपने, जिससे मारा जाता था, कोड़ा बरसाना जिसे बोलते हैं। यस सर। कुछ ऐसा ही होता है हमारा फ्लैजिला। कैसे दिखाएंगे? एक जीव है यूग्लिना, इसमें एक कसाविका पाई जाती है और एक छोटी कसाविका पाई जाती है, ठीक। 2 कसाविका पाई जाती है, एक बड़ी एक छोटी। रुको थोड़ा मिटा दें। और एक छोटी सी पाई जाती है यहाँ पे। बच्चों, ये कसाभिका रोटेट करती है, ये कसाभिका क्या करती है, रोटेट करती है या घूमती है। जब उसको कहीं जाना होता है, किसको, युगलीना को, ये कौन सा जीव है, युगलीना, युगलीना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिसमें कसाभिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजिला पाया जाता है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि जब युगलीना को घूमना रहता है, तो वो कहीं जाना रहता है तो अपने इस फ्लैजिला को घुमाता है, जोर से फ्लैजिला को घुमाता है। इससे क्या होगा, सर्पिल तरंगे उत्पन्न होंगी। जब ऐसे ऐसे घूमेगा, सपोज करो कि पानी के अंदर इसे गोल गोल घुमा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ सर्पिल तरंगे होंगी। ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगेगा। फिर इसको कहीं और जाना है, दाहिने बाएं जाना है, तो लेफ्ट राइट बीट करेगा, तो वहां सर्पिल तरंगे बनेंगी, फिर ये आगे और पीछे की तरफ बढ़ने लगेगा। समझ में आ रही बात? सिर्फ पतवार की तरह इसका बिहेव कर लेता है। कसाबिका समझ में आ रही है क्या करता है, कैसे घूमता होगा? अंदाजा लगा पा रहे हैं आप लोग बच्चों? यस सर। क्या अंदाजा लगा, जानते हो? जब ऐसे ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, बेसिकली क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो एक सर्पिल लहरें बनेंगी इसके अंदर, इसके द्वारा लहरें बनेंगी। जब लहरें बनेंगी तो ये आगे और पीछे, ऊपर और नीचे मूवमेंट कर पाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट कर पाएगा। ये उसी तरह से है जैसे स्विमिंग पूल में जब आप लोग कभी जाते हैं तो ऐसे हाथ से हटाते हैं तो लहरें बनती हैं, इससे क्या होता है, आप आगे की तरफ खींचे जाते हैं, आप आगे की तरफ खींचे जाते हैं। ये सिर्फ उसी तरह से बिहेव करता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत के प्राणियों में प्राणियों में प्रचलन के लिए एक विशेष धागे के समान संरचना पाई जाती है।
धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे? कशाभिका। जिसे फ्लैजिला कहा जाता है। जिसको हिंदी नोट करना हो आराम से हिंदी में नोट कर लेगा, फ्लैजिला कहा जाता है। लेकिन कोशिश करिए बच्चों की इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिख दीजिए, क्योंकि कशाभिका लिखना कितना कठिन होगा आप सबके लिए भविष्य में। ठीक है, लिख लिया आपने। फ्लैजिला के घूमने से सर्पिल तरंगे बनती हैं। सर्पिल तरंगे बनती हैं। फ्लैजिला के घूमने से सर्पिल तरंगे बनती हैं, जिसकी सहायता से जीव गति कर सकते हैं। गति ऑब्लिक प्रचलन, ऑब्लिक लोकोमोशन। TION है बेटा, कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। कशाभिका के अंदर 9+2 संरचना में उपस्थित माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। नाइन प्लस टू व्यवस्था में जुड़े हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। LES, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब देखो हमने पढ़ लिया है क्या फ्लैजिला के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीलिया के बारे में। देखते हैं सीलिया क्या चीज है। दूसरा हेडिंग आ गई सीलिया। ये बताइए सीलिया को हिंदी में क्या कहेंगे? पक्षमाभिका। पक्षमाभिका। यस बेटा, पक्षमाभिका, वेरी गुड। देखो सीलिया एक पाई जाते हैं, फ्लैजिला एक पाई जाती है या दो पाए जाते हैं, लेकिन सीलिया बहुत सारी पाई जा सकती हैं। सीलिया बहुत सारी पाई जा सकती हैं, ठीक है, सीलिया बहुत सारी पाई जा सकती हैं। सीलिया बहुत सारी पाई जा सकती हैं। लिखिए, प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं में या जीवों में गति के लिए
के लिए बहुत सी महीन संरचनाएं भी उपस्थित हो सकती हैं। जिन्हें सीलिया कहते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। कर लिया आप लोगों ने? सर यस सर। हाँ, जिन्हें सीलिया कहते हैं। बच्चों देखो सीलिया कैसा दिखता होगा। ये जीव है पैरामीशियम। ये जीव है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम जीव में बहुत सारे सीलिया पाए जाएंगे। देखो कैसे कैसे होते हैं। दिखाई दे रहा है बच्चों? इसी एक को यस सर। हाँ, तो ये बहुत सारे पाए जाते हैं। किसी भी एक को सीलिया कह लीजिए, किसी भी एक को सीलिया कहा जा सकता है। किसी भी एक को आप सीलिया कह सकते हैं। फिर मूवमेंट कैसे करेगा? बच्चों नाव में पतवार देखा है आप लोगों ने? कभी नाव में बैठे हैं बच्चों? हाँ बताएं, कभी नाव में नाव में बैठे हैं आप सब? नहीं बैठे? नो सर। कोई बात नहीं। पिक्चर में नाव देखा है, पतवार से चलाते हुए एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन जो चलाते रहते हैं पतवार से नाव समुद्र कह रहा हूँ, नदी में। देखा है कि नहीं देखा? यस सर। थैंक गॉड देख लिया बेटा। मुझे लगा कि हमारे बच्चे इतने भोले वाले हैं कि पतवार तक नहीं देखे। तो जानते हो क्या होता है? पतवार को क्या किया जाता है? सबसे पहले आगे किया जाता है, सबसे पहले आगे किया जाता है और फिर झटके से पीछे किया जाता है, झटके से पीछे किया जाता है, फिर रिलैक्स किया जाता है, फिर आगे किया जाता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे किया जाता है ना पतवार। ध्यान दोगे तो ऐसे ऐसे खेया जाता है। नाव खेते हैं ना? कुछ हाँ हूं ना बोलोगे? यस सर। ठीक है, उसी तरह से सीलिया में भी होता है बच्चों। अभी सीलिया देखो सब शांत पड़े हुए हैं ना, सब शांत पड़े हुए हैं। जब इनको आगे बढ़ना होगा बच्चों, एक सीलिया को दिखाता हूं, किसी एक सीलिया को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। देखो ऐसे अभी सामान्य अवस्था में ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है? एक सीलिया जो है सामान्य अवस्था में कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ है। जब इसे कहीं जाना होगा तो जानते हो क्या होगा? ये तुरंत सीधा हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। फिर तो इसके यहां से यहां तक के मूवमेंट में, यहां से यहां तक के मूवमेंट में ऐसे था, ऐसे था और तुरंत सीधा हुआ, ऐसे था तुरंत सीधा हुआ, ऐसे था तुरंत, पहले नॉर्मल में ऐसे था तुरंत सीधा हुआ। तो यहां से ऐसे होने में जितना मूवमेंट हुआ तो उतना पानी हटा ना, उतना पानी हटेगा। तो इससे क्या हुआ? झटका लगा, इससे क्या हुआ? लहरें बनी। और एक साथ हजारों हजार हैं, ये तो बहुत सारी हैं। एक साथ जब सब में इस तरह की गति होगी तो क्या होगा? पतवार की तरह एक लहर बनेगी पानी के अंदर और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ बढ़ जाएगा। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ या जीव आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। सोचो हमारी तरफ कैसे हम कह रहे हैं। जब एक सीलिया, आपको ऐसे दिखा रहा हूं, एक सीलिया ऐसे है पश्चिमाभि का, और तुरंत उसने क्या किया? ऐसे खिला, ऐसे मूवमेंट हुआ। जैसे ही टाइट हुई
एक लहर बनी पानी के अंदर इतनी ही दूर में। अब ऐसे तो हजारों हैं, सब एक साथ ऐसे करेंगे। जब सब एक साथ ऐसे करेंगे तो पूरी लहर जोर से बनेगी। अब जब जोर से पूरी लहर बन रही है बच्चों, तो क्या होगा, एक गति होने लगेगी, और उस गति से क्या होगा, धीरे धीरे जो है अपना ऑर्गेनिज्म आगे या पीछे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएगा। अब टाइट हो गया जल्दी से, फिर धीरे धीरे डाउन होगा, टाइट होगा जल्दी से, फिर धीरे धीरे डाउन होगा, टाइट होगा जल्दी से, धीरे धीरे डाउन होगा। और बार बार इससे करके के लहर बनाई जाएगी, लहर बनाई जाएगी तो पैरामीशियम या जो भी जीव जिसमें सीलिया पाया जाता है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हो गया सबको कैसे सीलिया काम करता है? यस सर। सभी लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को यस सर। क्लियर है? कृष्णा, लक्ष्मी, पूनम, सेजल, सब लोग जितने भी हैं हमारे विद्यार्थी, वेरी गुड, ठीक। अब तो नहीं भूलेगा। चलो, तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखा है? प्रोटिस्टा जगत के जीवों में गति के लिए बहुत सी महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। तो ये लिख लो, इसको सामान्य अवस्था में लिख लेना। ये गति की अवस्था, फोटो तो बना ही लेना ताकि लगे कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे गति हो रही है इसमें। लिख लिया? बच्चों बना लिया है तो आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब इसके बारे में लिख लें। ठीक, लिखो लिखो। जंतुओं में गति के लिए, जंतुओं में गति के लिए सभी सीलिया को एक साथ गति करना आवश्यक होता है। एक साथ गति करना आवश्यक। भाई एक छोटी सी सीलिया करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब हजारों हजार एक साथ करेंगे तो फर्क पड़ेगा। करना आवश्यक होता है। एक साथ गति करना आवश्यक होता है। ठीक, एक साथ गति करना आवश्यक होता है। आगे लिखते हैं। तो अब ये गति किस प्रकार की हो सकती है? सीलिया में गति दो प्रकार से हो सकती है, लिख लो। सीलिया में गति दो प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी भाई? एक होता है प्रभावी आघात गति। प्रभावी आघात गति, वही नॉर्मल है तो ऐसे किया ना, नॉर्मल था, लूज था, फिर टाइट हो गया, तो यहां से यहां तक के मूवमेंट में जो आघात लगा उसे कहते हैं प्रभावी आघात गति। प्रभावी आघात गति, प्रभावी आघात, ठीक है, प्रभावी आघात। और दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक, या फिर इसे कहेंगे क्षतिपूर्ति आघात। क्षतिपूर्ति आघात। अब यहां तक टाइट हो गया तो फिर धीरे भी तो होगा, नॉर्मल भी तो होगा, तो उसे क्या कहेंगे? क्षतिपूर्ति। फिर से सुनो,
बच्चों, जैसे सीलिया नॉर्मल ऐसे पड़ा हुआ है, नॉर्मल ऐसे पड़ा हुआ है, अब ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो ये झटके से गया है, इसको कहेंगे प्रभावी आघात, प्रभावी आघात। और जब धीरे धीरे वापस भी आना है इसको, तभी तो दोबारा जाएगा, तो वापस आने के लिए क्या करेगा, इसको कहेंगे क्षतिपूर्ति आघात, क्षतिपूर्ति आघात। क्षतिपूर्ति आघात, इसको इंग्लिश में जरूर लिखना बेटा, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक इसी में लिख लेते हैं। गति के दौरान जब सीलिया एकदम छड़ के समान सीधी हो जाती है, झटके से छड़ के समान सीधी हो जाती है गति के समय, ठीक है, लिख लिया। फिर गति के बाद, गति के बाद क्या, जब नॉर्मल हो जाती है, जब क्या है फिर वास्तव में ढीली हो जाती है, वास्तव में फिर ढीली हो जाती है, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। गति के बाद जब सीलिया ढीली होकर पुनः अपनी स्थिति में, पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो उसे रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, तो उसे रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। सभी लोगों ने लिख लिया, आगे चलें। यस सर। अभी बाकी बच्चों के पूछ रहा हूं, आपने लिख लिया, बाकी बच्चों ने भी लिख लिया, सबने लिख लिया? क्यों मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आप लोगों ने लिख लिया? आगे चलें। चलो, अब तीसरी गति देखो, दो गति हो गई है, अब तीसरी क्या गति है, स्यूडोपोडिया के द्वारा होने वाली गति, स्यूडोपोडिया के द्वारा होने वाली गति के बारे में करेंगे। सर इसमें पी साइलेंट है। हाँ बेटा, क्या कह रही हो? क्या बोल रही हो बिटिया? सर इसमें पी साइलेंट है। हाँ हाँ हाँ, पी साइलेंट है बेटा, पी साइलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, PSEUDO, स्यूडोपोडिया लिखते हैं, लेकिन पी साइलेंट है, पी साइलेंट है।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पूछना है प्रश्न, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ऐसे ही पूछिए, जहां डाउट हो तुरंत पूछिए। डाउट और बीमारी रखने से बढ़ती है बेटा, तो डाउट मत रखिए, पूछ लीजिए। आगे चलें, बोलें। कुछ नहीं बेटा, इसमें क्या होता है, जीव जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जीवों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वही जो है आगे की तरफ अलग अलग आकृतियां लेती रहती हैं, अलग अलग आकृतियां लेती रहती हैं। क्या मतलब होता है बच्चा, सुनो। PSEUDU, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, आभासी या कूट या झूठा, ठीक है। स्यूडो का क्या मतलब होता है, आभासी, या फिर कूट बोलेंगे, या फिर झूठा बोल सकते हैं। और जो पोडिया है बेटा, पोडिया, पोडिया का मतलब होता है पैर। पोडिया का मतलब होता है पाद या पैर, पैर, पाद या पैर। होता क्या है बच्चों, अमीबा देखा है, अमीबा, अमीबा में एक उदाहरण है, अमीबा यस सर। एक उदाहरण है। बच्चों अमीबा में ये जीव द्रव्य से बनी हुई झिल्लियां जो होती हैं अलग अलग आकार लेते हैं। अमीबा का कोई आकार तो होता नहीं है, जिधर उसको गति करनी रहती है उधर उसका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, उसका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और एक उभार जैसा बना लेता है, एक उभार जैसा बना लेता है। जैसे मान लो उसको इधर गति करनी है, तो इसका साइटोप्लाज्म कहाँ हुआ, यहाँ इकट्ठा हो गया है, साइटोप्लाज्म यहाँ इकट्ठा हो गया। तो ये कैसा दिख रहा है, पैर की तरह दिखने लगा ना, पैर की तरह दिखने लगा। अब कुछ देर बाद जब ये आगे बढ़ जाएगा, इसका, अब मान लो इसको दूसरी जगह गति करना है, तो ऐसे करके इधर की तरफ पैर बना लिया इन्होंने, इधर की तरफ। समझ में आ गया, जिस दिशा में उसे गति करनी रहती है उस दिशा में उसका प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट कर जाता है और उसके शरीर की आकृति बदल जाती है। तो शरीर कैसा दिखने लगता है वहां का, पैर की तरह दिखने लगता है। इसी को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। समझ में आ रही बात, लिखवा दें इसे सभी लोगों को। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है आभासी, पोडिया का मतलब होता है पाद या पैर। जैसे जीव द्रव्य किधर जिधर गति करनी रहती है जीव को, उस दिशा में प्रोटोप्लाज्म आ जाता है और जीव की आकृति बदल जाती है, जीव की आकृति बदल जाती है और देखने में ऐसा लगता है कि जीव का पैर उत्पन्न हो गया है। फिर धीरे धीरे वो आकृति खत्म हो जाती है, कहीं और की आकृति निकलने लगती है और जीव उस दिशा में गति करना शुरू कर देता है। क्लियर है सबको, आगे चलें, इसको लिखवा दें। यस सर। वेरी गुड बेटा, देखो लिखो, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया जीवों के शरीर में जीव द्रव्य से बनने वाले स्यूडोपोडिया जीवों के शरीर में जीव द्रव्य से बनने वाले आभासी, जीव द्रव्य से बनने वाले आभासी पैरों जैसी संरचना होती है। जो जीव को गति प्रदान करने में आवश्यक होती है या सहायक होती है।
जीव को गति प्रदान करने में सहायक होती है। जिस दिशा में जीव गति करता है स्यूडोपोडिया उस दिशा में वृद्धि करती है तथा आगति करने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जाती है। इस प्रकार के पाद या स्यूडोपोडिया ऐसे जीवों में मिलते हैं जिनकी आकृति अनियमित होती है, या ऐसे लिखें कि इस प्रकार के पाद अनियमित आकृति वाले जीवों में पाई जाती है। सर तथा के बाद क्या है? तथा गति करने के पश्चात धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तथा गति करने के पश्चात धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कूटपाद अनियमित आकृति वाले जीवों में पाए जाते हैं। इसका कुछ उदाहरण नोट कर लिए। अमीबा, इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अच्छा बच्चों, अमीबा को जानते हो कैसे लिखते हैं? अमोइबा, AMOEBA। बोलते हैं अमीबा और पढ़ते हैं अमोइबा, मतलब लिखते हैं अमोइबा, बोलते हैं अमीबा। लिख लिया? आगे चलें। अब प्रोटिस्टा जगत में कैसे न्यूट्रिशन ग्रहण किया जाता है, कैसे भोजन ग्रहण किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हेडिंग लिखिए, न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, या प्रोटिस्ट में भोजन, पोषण। प्रोटिस्ट में पोषण, ठीक। न्यूट्रिशन कैसे ग्रहण किया जाता है बच्चों? प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है, न्यूट्रिशन के आधार पर कई प्रकार में बांटे गए हैं। न्यूट्रिशन के आधार पर कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, इस आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। लिखते जाइए साथ में। प्रोटिस्टा जगत के जीवों को उनके पोषण के आधार पर पोषण पद्धति प्रोटिस्टा जगत के जीवों को उनके पोषण पद्धति के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, ये प्रोटिस्टा है, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक, जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बना लें, प्रोटिस्टा।
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सबको समझ में आ रहा है ना? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का मतलब प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या हिंदी में लिखवाना आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषी की समझ जाएंगे आप लोग। दूसरा बांटा जाएगा होलोजोइक, जो भोजन को ग्रहण करें, जो भोजन को जंतुओं के समान निगल के खाते हो, उन्हें क्या कहेंगे? होलोजोइक प्रोटिस्ट। होलोजोइक प्रोटिस्ट। बच्चों ऐसे भी प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा जगत के जीव पाए जाते हैं जो मृत जीवों पर निवास करें या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें, उन्हें हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट या सैप्रोविक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक। PHYTIC, PHYTIC है बच्चा। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इसके बाद आ जाएगा बच्चों पैरासिटिक प्रोटिस्ट, जो किस पे पाए जाएं? जो किसी दूसरे जीव पे तो निवास करें परंतु उसको नुकसान भी पहुंचाएं, उसको नुकसान भी पहुंचाएं। हमने बताया था आपको पैरासिटिक जब बताया था, प्लस माइनस रिलेशनशिप होता है इसमें। जो रहता है, जो जीव है, जो निवास कर रहा है, उसको लाभ होता है, लेकिन जो होस्ट है, जो उसका मेजबान है, जिसके घर में वो रह रहा है, घर का मालिक, उसको क्या होता है? नुकसान होता है। तो इसको लिखे पैरासिटिक प्रोटिस्ट। पैरासिटिक प्रोटिस्ट। पांचवा लिखिए बच्चों। अब एक है जिसमें मिश्रित रूप से पाया जाए, जो भोजन को भी ग्रहण करे, जो प्रकाश संश्लेषण भी करे, दोनों कर सकता है। इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्टा जगत के जीव जो भोजन को भी ग्रहण कर सकें, जैसा कि जंतु ग्रहण करते हैं, और जो भोजन बना भी सके सूर्य की उपस्थिति में, उसे कहेंगे मिक्सोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। मिक्सोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। MYXOTROPHIC, मिक्सोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक यहां लिखिएगा। पैरासिटिक और ये होगा मिक्सोट्रॉपिक। सबको दिखाई दे रहा है? बच्चा सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया? अभी नहीं लिखा? दो मिनट रुक जाएं। चलो तब तक इसके बारे में लिख ही देते हैं, ताकि आप लोगों को जब समय मिले तो आप लोग इसे लिख लीजिए। पहला है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में चलिए लिख लेते हैं अपन। लिखिए, ऐसे प्रोटिस्ट जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लें। ठीक है। और दूसरा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण डायनोफ्लैजिलेट हो जाएगा, डायटम्स हो जाएगा। डायनोफ्लैजिलेट और डायटम्स, इसका फॉर एग्जांपल नोट करिए। डाइएनोफ्लैजिलेट्स
ATES फ्लैजिलेट्स और डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स की बात करेंगे बच्चों। डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स। सभी लोगों ने लिख लिया? प्रिय विद्यार्थियों, यस सर, लिख लिया। चलो अगला लिखते हैं। इसमें दूसरे वाले में कौन सा? होलोजोइक में ऐसे प्रोटिस्ट जो जंतुओं की तरह अपना भोजन निगल कर खाएं। उन्हें होलोजोइक प्रोटिस्ट कहते हैं। उन्हें होलोजोइक प्रोटिस्ट कहते हैं। जंतु संभोजी। होलोजोइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम। इसका उदाहरण हो जाएगा अमोइबा। इसको अमीबा भी लिखेंगे आप लोग। और पैरामीशियम MECIUM पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। तीसरा चलें। चलिए तीसरे पे चलेंगे हम लोग। अब चर्चा करेंगे। तीसरा आ गया, ऐसे जीव जो मृत जीवों से प्राप्त करें। ऐसे प्रोटिस्ट जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करें, उन्हें कहेंगे हम लोग अपना भोजन मृत जीवों से। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करें, उसे क्या कहेंगे? कौन से जीव प्रोटिस्ट हैं वो? बताइए। सेप्रोफिटिक वेरी गुड, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक, वेरी गुड। इसके उदाहरण में लिखेंगे स्लाइम मोल्ड्स। SLIME स्लाइम मोल्ड। MOULDS सॉरी, MOULDS स्लाइम मोल्ड्स इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरासिटिक। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निवास करें तथा उनको उनसे भोजन प्राप्त करें तथा उनको नुकसान भी पहुंचाएं, उसे कहेंगे पैरासिटिक जीव। प्रोटिस्ट जो दूसरे जीवों पर निवास करके भोजन प्राप्त करें परंतु उन्हें नुकसान भी पहुंचाएं। नुकसान या हानि, तो नुकसान भी पहुंचाएं।
उन्हें पैरासिटिक, उन्हें क्या कहेंगे? पैरासिटिक प्रोटिस्ट बोलेंगे, पैरासिटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। प्रोटिस्ट कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करें तथा उन्हें नुकसान भी पहुंचाए, उन्हें क्या कहेंगे? पैरासिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। आइए मिक्सोट्रॉपिक में लिख दिया जाए, मिक्सोट्रॉपिक, ऐसे प्रोटिस्ट जिनमें फोटोसिंथेटिक तथा होलोजोइक दोनों के गुण पाए जाएं, जो भोजन बना भी सकें और भोजन को दूसरे जीवों से प्राप्त भी कर सकें, जिनमें फोटोसिंथेटिक तथा होलोजोइक दोनों गुण पाए जाएं। फोटोसिंथेटिक तथा होलोजोइक दोनों गुण पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉपिक, उन्हें मिक्सोट्रॉपिक। ले बेटा, इसको नीचे करके उसका उदाहरण लिख दे रहा हूं, एरो लगा दे रहा हूं। इसका उदाहरण आ जाएगा एंटमीबा, नहीं इसका उदाहरण यूग्लिना, सॉरी इसका उदाहरण यूग्लिना है, यूग्लिना। बेटा इसका उदाहरण नोट कर लेना, इसका उदाहरण छूटा हुआ है, एंटमीबा, एंटामीबा। एंटमीबा किसका? पैरासिटिक का। पैरासिटिक का उदाहरण है एंट अमोइबा। सबको दिख रहा है? फिर से शुरू करें क्या? हो गया ना? क्लियर है सबको? थोड़ी रुक जाओ यहीं पर। हाँ यहीं पे रुक गए बेटा। यस सर। कल हम लोग प्रोटिस्टा जगत में जनन को पढ़ेंगे, आज ये समाप्त होता है। हमने प्रोटिस्टा जगत में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसका अध्ययन कर लिया है।